टाटा ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि ये तो हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज हम इसी 200 साल पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर ही नहीं बनाया, बल्कि एक मुल्क को बनाने में भी अपना किरदार अदा किया। तो चले शुरू करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना टाटा का असर शायद इससे कई ज्यादा है जितना हम सोचते हैं। हो सकता है दिन का आगाज ही टाटा मोटर्स की किसी गाड़ी में होता हो, जो हमें अपने काम पर अपनी मंजिल तक ले जाती है। और अगर सफ़र लंबा हो तो शायद ये सफ़र हवाई जहाज़ में हो, एयर इंडिया में, जो अब एक बार फिर टाटा ग्रुप का हिस्सा बनकर आसमानों में उड़ रही है। और मंजिल पर पहुंचकर हो सकता है ठहरने का इंतज़ाम ताज होटल में हो, जिसकी मेहमान नवाजी की तो दुनिया भर में मिसाल दी जाती है और जो खुद अपने आप में एक तारीख है। और बात सिर्फ सफ़र और रहने की नहीं, बल्कि हमारे किचन की सबसे बुनियादी चीज़ नमक तक पर टाटा का नाम है। तो गाड़ियों से लेकर होटलों तक और नमक तक टाटा हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी एम्पायर ये एक दिन में तो नहीं बनी होगी, है ना? उसकी जड़ें पूरे 200 साल पुरानी तारीख में हैं। ये कहानी है जिद्दत की, हिम्मत की और एक बहुत बड़े विजन की। तो इस सफ़र को हम कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले बात होगी बानी जमशेद जी की, फिर देखेंगे कि जेआरडी ने किस तरह एक कौम की तामीर में हिस्सा लिया। उसके बाद रतन टाटा के दौर में कंपनी कैसे ग्लोबल हुई, और आखिर में हम इस फलसफे को समझेंगे जो टाटा को सिर्फ एक बिजनेस से कहीं बढ़कर बनाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस खानदान के बानी से, एक ऐसा शख्स जिसके ख्वाब एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचने वाले थे। देखें, ये कहानी असल में शुरू होती है नसीर वांजी टाटा से। वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जो नस्लों से पारसी पुजारी थे, लेकिन उनके अंदर एक बिजनेसमैन छुपा था। उन्हें लगा कि गांव की जिंदगी उनके लिए नहीं है, तो सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गुजरात के अपने छोटे से गांव को छोड़कर मुंबई आ गए और कपास यानी कॉटन के कारोबार में कदम रखा। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर पूरी टाटा एम्पायर खड़ी हुई। अच्छा, इनके बेटे थे जमशेद जी, और जमशेद जी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उनके 4 बड़े ख्वाब थे। वो चाहते थे कि इंडिया सनती तौर पर खुद मुख्तार हो। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एक बेहतरीन तालीमी इदारा और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल। अब दिलचस्प बात यह है कि अपनी जिंदगी में वो इनमें से सिर्फ एक ख्वाब पूरा कर पाए, ताज होटल। और ये कोई मामूली होटल नहीं था, ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें बिजली थी। लेकिन उनके बाकी ख्वाब वो आने वाली नस्लों के लिए एक रोड मैप बन गए। लेकिन जमशेद जी को सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की फिक्र नहीं थी, उन्हें अपने लोगों की भी फिक्र थी। जरा सोचिए, ये 1800 की दहाई की बात है, जब पूरी दुनिया में फैक्ट्रियों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। उस वक्त जमशेद जी ने अपनी नागपुर की कॉटन मिल में ऐसी चीजें शुरू की जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पेंशन फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यहाँ तक कि वर्कर्स के लिए फैमिली और स्पोर्ट्स डे। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त की पूरी दुनिया के लिए एक एक इनकलाब था। जमशेद जी तो चले गए, लेकिन उनका स्टील प्लांट का ख्वाब पूरा हुआ और उसने आगे चल के तारीख बदल दी। पहली जंग अजीम के दौरान जब बरतानिया को सख्त ज़रूरत थी, तो टाटा स्टील ने टैंकों और हथियारों के लिए बेहतरीन क्वालिटी का स्टील फराहम किया। एक बरतानवी सियासतदान ने तो यहाँ तक कहा कि टाटा स्टील ने हमें बचाया। इस एक वाक़ये ने टाटा को दुनिया भर में एक भरोसेमंद नाम बना दिया। अब कहानी में आते हैं जेआरडी टाटा। एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था और अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। ये चैलेंजेस का भी वक्त था और नए मौके का भी। जेआरडी टाटा को ना उड़ने का जुनून था। वो इंडिया के पहले लाइसेंस याफ्ता पायलट थे और इसी जुनून की वजह से उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में बन गई एयर इंडिया। लेकिन उनका काम सिर्फ आसमानों तक महदूद नहीं था। उन्होंने टाटा मोटर्स, टीसीएस और यहाँ तक कि कैंसर के इलाज के लिए एक बड़ा सेंटर भी बनाया। इनके दौर में टाटा ग्रुप 14 कंपनियों से बढ़कर 95 कंपनियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प स्ट्रेटेजिक तब्दीली देखने को मिलती है। देखें, आज़ादी के बाद इंडिया में सोशलिस्ट पॉलिसियां थीं। हुकूमत नहीं चाहती थी कि कोई एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, तो इससे बचने के लिए जेआरडी ने जानबूझकर अपनी कंपनियों में टाटा का हिस्सा कम रखा।
लेकिन 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी खुली तो ज़माना बदल गया। अब मुकाबला पूरी दुनिया से था। तो उनके बाद आने वाले रतन टाटा ने इस पूरी स्ट्रैटेजी को 180 डिग्री पर घुमा दिया और ग्रुप को मजबूत करने के लिए कंपनियों में टाटा की मिल्कियत को वापस बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर 1991 में क़यादत संभालते हैं रतन टाटा, और उनका मिशन था टाटा को एक इंडियन आइकॉन से एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना। रतन टाटा ने वाकई टाटा को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। उन्होंने पुरानी डिफेंसिव सोच को छोड़ा और एक के बाद एक बड़ी आलमी कंपनियों को खरीदना शुरू किया। बर्तानिया की मशहूर टिटली, यूरोप का बड़ा स्टील ग्रुप कोर्स और फिर जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर की कहानी तो और भी ज़बरदस्त है। वहाँ के वर्कर्स खुद चाहते थे कि टाटा उन्हें खरीदें। इससे आप टाटा की ग्लोबल रेप्यूटेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स हो रही थीं, लेकिन रतन टाटा की नज़रें अपने मुल्क के आम आदमी पर भी थीं। कहानी कुछ यूं है कि 2003 में एक दिन बारिश हो रही थी और उन्होंने एक स्कूटर पर एक ही खानदान के 4 लोगों को भीगते हुए जाते देखा। ये मंजर उनके जहन में बैठ गया। उन्होंने सोचा, इसका क्या हल है? क्या इन लोगों के लिए एक महफूज सवारी नहीं हो सकती? और इसी सोच का नतीजा थी टाटा नैनो। सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये दरअसल जमशेद जी के उसी विजन का तसलसल था कि बिजनेस का मकसद समाजी भलाई होना चाहिए। एक ऐसा ख्वाब कि हर इंडियन फैमिली जो स्कूटर पर सफ़र करती है उसे एक महफूज और सस्ती कार मिल सके। और यही बात हमें टाटा ग्रुप के बिल्कुल कोर फलसफे तक ले आती है कि ये ग्रुप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना, इसका मकसद इससे बहुत बड़ा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो इदारे जो उन्होंने बनाए, उनमें से कई के नाम में टाटा है ही नहीं। सोचिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ताज होटल्स, यहाँ तक कि पूरा शहर जमशेदपुर, उसका नाम भी एक बरतानवी वाइसराय ने जमशेद जी के नाम पर रखा था। इससे पता चलता है कि उनके लिए अपना नाम नहीं, बल्कि अपना काम, अपनी मिरास ज्यादा अहम थी। तो टाटा की ये 200 साल की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी कारोबार का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ मुनाफा कमाना काफ़ी है, या फिर उसका मकसद मुआशरे की भलाई और एक कौम की तामीर भी होना चाहिए?